तो प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछ रहा है कि इस 2x का सामान्य अनिश्चित समाकलन ज्ञात करें और साथ ही निम्नलिखित में से कौन सा आलेख या ग्राफ इस व्यंजक को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाता है, आपको यह भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लेंगे 2x dx का समाकलन। जब इसका आप समाकलन करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? इसका मान आएगा 2x के घात 2। 2 क्यों? क्योंकि यहां पर एक की घात छुपी हुई है इसके x में, और जब भी अनिश्चित समाकलन करते हैं तो ऐसे में क्या होता है? एक घात बढ़ जाती है और बढ़ी हुई घात से नीचे हो जाता है भाग, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और उम्मीद है कि आपने खुद से ही समझ लिया होगा, क्योंकि इसके पहले के वीडियोस में हमने क्या किया था कि हमें ज्ञात कर लिया था, हमें पता चल गया था कि 2x का प्रति अवकलज या इसका अनिश्चित समाकलन क्या होता है? एक्स स्क्वायर। लेकिन रुकिए, बात इतने पे नहीं खत्म होती। आपको जैसा याद होगा कि पिछले उदाहरणों में आपने ये सीखा था कि जब भी हम 2x का प्रति अवकलज निकालते हैं या इसका अनिश्चित समाकलन निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर में एक कांस्टेंट या स्थिरांक अवश्य जुड़ता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि कांस्टेंट का x के सापेक्ष अवकलज लेने पर मान हमेशा शून्य आता था। यानी कुल मिलाकर सामान्य रूप से 2x के प्रति अवकलज या अनिश्चित समाकलन का मान क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो चलिए हम 2x के इसी सामान्य प्रति अवकलज या अनिश्चित समाकलन के मान एक्स स्क्वायर प्लस सी को ग्राफ पर देखने की कोशिश करते हैं, और एक बार सोचने की कोशिश करते हैं कि दिखता कैसा है ये ग्राफ पे। तो ये रहा हमारा एक्स अक्ष और ये रहा हमारा वाई अक्ष। अच्छा, हमें पहले से पता है कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा दिखता है? ये दिखेगा कुछ ऐसा। यानी ये ग्राफ हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एक बार गौर से देखिए, क्या ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर c की जगह हम यहाँ पर शून्य ले लें या जीरो ले लें तो ये यही रूप हो गया। यहाँ पर कांस्टेंट की बात हो रही है और यहाँ शून्य को हमने कांस्टेंट के तौर पे लिया है या स्थिरांक के तौर पे लिया है। क्या हो अगर हम इसी c की जगह यहाँ पर जैसे शून्य लिया, उसी तरह से इस c की जगह हम 5 ले लें तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ। और ऐसी स्थिति में y अंतखंड का मान क्या हो जाएगा? 5। और हमारा ग्राफ 5 अंक और ऊपर खिसक कर कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये जो ग्राफ बनाए, ये जो आलेख बनाए, ये तो बिल्कुल विकल्प बी में दिए गए ग्राफ के सदृश है, कुछ कुछ इनके जैसा लग रहा है। लेकिन फिर आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि विकल्प बी में एक ग्राफ ऐसा भी है जहां पर y अंतखंड का मान ऋणात्मक है। देखिए ये जगह y यहां पर ऋणात्मक है, y अंतखंड। तो ऐसे में ये ग्राफ इसके सिमिलर या इसके जैसा कैसे हुआ? बिल्कुल होगा। हमने यहां पर कांस्टेंट की बात की है ना, स्थिरांक की बात की है। स्थिरांक की जगह जैसे यहां पर शून्य भी हो गया, 5 हो गया, धन 5 हो गया, उसी तरह से ऋण 5 भी तो स्थिरांक हो सकता है। अब हमने अगर एक्स स्क्वायर प्लस सी में सी का मान -5 ले लिया या -5 ले लिया तो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -5। यानी y बराबर होगा एक्स स्क्वायर -5, जिसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। यानी c का मान -5 लेने पर ग्राफ y बराबर 0 के बिंदु से 5 निर्देशांक नीचे खिसक जाएगा। तो दरअसल हो क्या रहा था, जब भी हम कांस्टेंट का मान यानी स्थिरांक का मान बदल रहे थे, तो सबसे पहले जब हमने 5 लिया, धनात्मक 5 लिया, तो ग्राफ अपने मूल स्थान से 5 अंक ऊपर स्थानांतरित हो गया। ये देखिए, उसी तरह से जब हमने कांस्टेंट यानी स्थिरांक का मान -5 लिया तो ग्राफ अपने मूल स्थान से 5 अंक नीचे आ गया। यानी सामान्य रूप से जब आप स्थिरांक के रूप में धनात्मक संख्या लेते हैं तो ग्राफ ऊपर जाता है, और जब ऋणात्मक संख्या लेते हैं तो ग्राफ y अक्ष पर नीचे चला जाता है। और इस तरह हमारे बनाए हुए इन ग्राफों और विकल्प बी में दिए गए ग्राफों में जो समरूपता है उससे यह पता चलता है कि दरअसल बी ही वो विकल्प है जो इस दिए गए व्यंजक के
विभिन्न रूपों को दर्शाता है। कुल मिलाकर आप b के किसी भी फलन को ले लें जिन्हें इन विभिन्न आलेखों के जरिए दर्शाया गया है, आप जब भी उनके अवकलज निकालेंगे उन सभी का मान 2x ही आएगा। या दूसरे तरीके से यह भी कह सकते हैं कि इस व्यंजक यानी 2x dx का प्रति अवकलज x स्क्वायर प्लस c होगा, जिसे दर्शाने वाले ग्राफ कुछ ऐसे ही दिखेंगे। फिर चाहे c का मान ऋण 4 लेकर ग्राफ बनाए या ऋण 6 या ऋण 8, कोई फर्क नहीं पड़ता।